सभी को नमस्कार। इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ये हमें सोल्व करना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, चार दे रखा है हर जगह। तो लास्ट में चार कितनी बार आ रहा है? एक दो तीन चार पांच बार। तो चार को सीधा गुणा करना है, एक दो तीन चार पांच से हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर होगा इसमें 49,380। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरल करना है हमें, ये सरल करना है। सीधा सा है, ये 1.4 हो गया प्लस 2.6 माइनस 1.75। 3/4 को 0.75 होता है, 2/5 हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया? 4 माइनस 1.75, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 2.25। ऑप्शन ए है हमारा आंसर। 3 देखिए दोस्तों, इसको हमें सोल्व करना है। तो 1/3 माइनस √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर नीचे इसके 3 प्लस √8 से मैं गुणा कर दूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 3 प्लस √8, नीचे क्या बन गया? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? 9, बी स्क्वायर क्या हो गया? 8 माइनस, इसको भी ऐसे ऊपर नीचे √8 प्लस √7 से मैं गुणा कर दूं तो क्या ऊपर क्या बन गया? √8 प्लस √7, नीचे क्या आ गया? 8 माइनस 7। ऐसे ही इधर भी क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6/7 माइनस 6। इधर क्या बन गया? माइनस √6 प्लस √5/6 माइनस 5। और इधर क्या हो गया? प्लस √5 प्लस 2/5 माइनस 4। सब में नीचे एक आ रहा है, इसको क्या लिख दूं मैं? अब देखो, 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7, बाहर माइनस है, अंदर गुना होगा तो सारे माइनस के हो गए। प्लस √7 प्लस का √6 माइनस का √6 माइनस का √5 प्लस का √5 प्लस का 2। अब ये देखो, ये आपस में कट गए, सारे रूट आपस में कट गए। क्या बच गया यहाँ पे? 3 इधर बच गया, 2 वो बच गया, 3 और 2 5, 5 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न तालिका में 120 छात्रों के सर्वेक्षण में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात निर्धारित करें। ये हमें श्रेणी दे रखी है, संख्या दे रखी है। फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 25, फुटबॉल खेलने वाले और बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले 45 हैं, और बास्केटबॉल खेलने वाले 35 हैं, और कोई भी खेल ना खेले वो है 15। तो फुटबॉल कितने खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं 45 और 25 70। बास्केटबॉल कितने खेलते हैं? 35 और 25 60। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो गया? 7:6 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, टीना और मीरा ने क्रमशः 1,80,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद मीरा ने ₹40,000 और जोड़े। टीना ने उसी समय ₹20,000 निकाल लिए। एक वर्ष के अंत में लाभ साझाकरण अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। टीना शुरू में लगा रही है 1,00,000 और मीरा लगा रही है 80,000। 6 महीने तक तो ये इतना इतना लगा रही है, तो 6 गुणा 6 हो गया। और 6 महीने के बाद मीरा ने 40,000 और जोड़ लिए, यानी मीरा अब 6 महीने बाद कितने निवेश कर रही है? 40,000 और 80,000, 1,20,000 प्लस 1,20,000 गुणा 6 अगले 6 महीने के लिए। टीना ने उसी समय 20,000 निकाल लिए। अब टीना 20,000 निकाल रही है, तो अब कितने बचे इसके? 80,000 रुपये बचे। तो ये 80,000 6 महीने के लिए और निवेश कर रही है। दोनों का लाभ का अनुपात निकाल लो, ये आ जाएगा। सब में 6 कॉमन है, तो 6 को मैं काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 1,80,000 और यहाँ क्या हो गया? 2,00,000। ठीक है, ये 0 कट गया। ये 9:10 इनका अनुपात आ गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, ए ने ₹20,000 का निवेश किया, जबकि बी ने 30,000 का निवेश किया। ए को प्रबंधन के लिए 20% मिलता है, कुल लाभ 60,000 है। ए का हिस्सा क्या है? ए 20,000 लगा रहे हैं, बी 30,000 लगा रहा है। इनके लाभ का अनुपात क्या हो गया? 2:3। अब ए को प्रबंधन के लिए 20% एक्स्ट्रा मिलता है, तो जो कुल लाभ हो रहा है इसका 20% तो इसको पहले दे दो एक्स्ट्रा। तो 60,000 का 20% कितना हो गया? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये ए को पहले देने पड़ेंगे, वो प्रबंधन करता है इसलिए।
तो बचा जो 48,000 है वो दोनों में बटेगा अभी। दोनों के लाभ का अनुपात कितना है? 2:3 यानी 5 है। दोनों को जो लाभ मिल रहा है वो अनुपातों की दुनिया में 5 मिल रहा है। 5 बराबर 48,000। तो 1 बराबर क्या हो गया? 48,000 को 5 से भाग कर दो। अब देखो 5 निमा 45, 5 का 30, 9600 रुपये। 1 बराबर 9600 है, तो ए का हिस्सा क्या है? 2 बराबर 9600 गुणा 2 यानी 19,200 रुपये। अब देखो इसको 12,000 पहले भी मिल रहे थे, तो 12,000 ये और जोड़ दो इसमें, यानी ए को कितना मिल रहा है? 31,200 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, एक बल्लेबाज का निश्चित संख्या में पारियों का औसत स्कोर 44 है। यदि वह अगली पारी में 132 रन बनाता है तो उसका औसत 48 हो जाता है। उसने पहले कितनी पारी खेली थी? पहले एक्स पारी खेली थी, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्स पारियों का औसत स्कोर 44 दे रखा है, तो एक्स पारियों में कितने रन बनाएगा टोटल? एक्स गुणा 44। अब अगली एक पारी और खेलता है तो 132 रन और बना दिए, तो एक्स प्लस 1 पारी में कितनी बना दी रन? 132 प्लस ये जुड़ गए, प्लस ये 44 पारियों का स्कोर हो गया। अब देखो, अब उसका औसत 48 हो रहा है, यानी कि मैं x प्लस 1 पारी का योग बटा जितनी पारी खेली हैं उससे भाग दे दूं तो औसत आ जाएगा। औसत हमें दे रखा है 48, यानी 44x प्लस 132 बराबर 48x प्लस 48 हो गया। ये नीचे से यहाँ हो गया तो गुणा हो गया। अब देखो ये 44 इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4x, और 48 इधर आएगा 132 से घट जाएगा। 132 में से 48 घटा लो, क्या आएगा? 4, और इधर क्या बच गया? 8, 84। तो 21 चौको 84। पहले कितनी बारी खेली थी? 21। आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 13 संख्याओं का औसत 70 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 60 है। अगली 5 संख्याओं का औसत पहली 5 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। 11वीं और 12वीं संख्याओं का औसत क्या है ये हमें बताना है। 13 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 70 है, तो 13 संख्याओं का योग कितना हो गया? 13 गुणा 70, 13 संती 91, 910 हो गया। पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 60, पहली 5 का योग कितना हो गया? 300। अगली 5 का औसत पहली 5 वाले औसत से 25% ज़्यादा है। 60 का 25% कितना हो गया? 15 हो गया। यानी अगली 5 का औसत कितना है? 75 है, तो अगली 5 का योग कितना हो गया? 350 और 25, 375। अब देखो ये जो पहली 10 संख्या है इनका टोटल योग आ गया, कितना हो गया? 300 और 375, 675। तो 11वीं और 12वीं और 13वीं संख्याओं का योग आ जाएगा अपने पास। जो टोटल संख्याओं के योग में से मैं पहले 10 संख्याओं का योग घटा दूं तो इनका योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 910 में से मैं 675 घटाऊं तो 100 कितना आ गया? ये 125 और ये 10, 135, 235। ठीक है, 235 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है। तो क्यों ना मैं ये मान लूं कि 13वीं संख्या x है, 13वीं संख्या x है, तो 11वीं संख्या क्या है? 13वीं संख्या से 6 कम है, यानी 11वीं क्या है? x माइनस 6। और 12वीं संख्या 13वीं से 4 अधिक है, यानी 12वीं कितनी है? x प्लस 4। इन तीनों का टोटल कितना है? 235। ये कितना हो गया? 1 2 3, 3x, 3x माइनस 2 बराबर 235। 3x बराबर क्या हो गया? 237। x की वैल्यू क्या आ गई? 237 भाग 3 दे लें, 3 3 7 21। कितना बच गया यहाँ पे? 2 3 9 27। यानी 13वीं संख्या क्या आ गई हमारे पास? 13वीं संख्या हमारे पास आ गई 79। 12वीं संख्या क्या आएगी? 79 में 4 ज़्यादा यानी 83। और 11वीं संख्या क्या आएगी? 79 में 6 कम यानी कितनी आ गई? 73। 11वीं और 12वीं का हमें औसत बताना है, तो 73 प्लस 83 बटा 2 कर दूं, क्या हो गया यहाँ पे? 156 बटा 2 यानी 2 7
14 2 8 16, 78 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले, इनमें से 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% है, तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी थी, हमें बतानी है। मैं ये मान लेता हूँ कि कुल जो योग्य मतदान करने वाले थे उसमें 100 थे उस चुनाव में, ठीक है। 100 के 80% ने वोट डाला, ये 100 का 80% कितना हो गया, 80 लोगों ने वोट डाला, इसमें से 5% वोट अवैध घोषित हो गए। तो 80 का 5% कितना होता है, 4 होता है। 80 का 5% 4 हो गया, यानी कि 80 में से 4 अवैध घोषित हो गए, तो वोट कितने पड़े, 76। इस 76 का 60% जीतने वाले को मिलता है। 76 का 60% जीतने वाले को मिलता है। 76 का 60% हमें दे रखा है, कितने मिल रहा है जीतने वाले को, 11,400 वोट मिल रहे हैं। अब देखो, जब 76 का 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 76 गुणा 60/100 किसके बराबर है, 11,400 के। तो एक किसके बराबर होगा, एक बराबर 11,400 गुणा 100/76 गुणा 60। इसको सोल्व करेंगे तो एक की वैल्यू क्या आएगी, एक बराबर 250। एक की वैल्यू 250 के बराबर है, तो उम्मीदवार हमने कितने, ये मतदाता हमने 100 माने थे, तो 100 बराबर क्या हो गया, 25,000। 25,000 उसमें मतदाता थे जो योग्य थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है, रुपये 2862 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखो, दर दे रखी है 18% और ब्याज लग रहा है 1.5 साल, तो पहले साल तो 18% ही लगेगी दर, अगले 6 महीने के लिए दर आधी हो जाएगी, तो दर कितनी लगेगी, 9%। 1.5 साल में जो ब्याज होगा, मूलधन मान लो 100%, तो उस पर कितना परसेंट लगेगा 1.5 साल में। तो ये ए है, ये बी है, तो ये एक फॉर्मूला होता है 2 का निकालने का, a + b + AB/100, ठीक है। ए क्या 18, बी 9 + 18 गुणा 9/100, 18 निमा 162, ये क्या हो गया, 100 का भाग जाएगा तो 1.62, 18 और 9 27, 27 और 1.62 कितना हो गया, 28.62%। इतना ब्याज लगेगा मूलधन का। जब 28.62% हमें दे रखा है, कितना है, 2862 है, तो एक बराबर क्या हो गया, एक बराबर 100 हो गया। तो मूलधन कितना है, 100%, तो यानी 100 की वैल्यू क्या आ गई, 100 बराबर 10,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, यदि किसी धनराशि पर 16 से 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 1270 है, तो उसी धनराशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें बताना है। इस शिफ्ट का ये एक तरह से सबसे टफ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से और आराम से समझिएगा। देखो, कोई धनराशि है, उसमें 16 से 2/3% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। क्यों ना मैं ये मान लूँ कि वो मूलधन जो था वो अक्ष था, ठीक है। अक्ष का 16 से 2/3% ब्याज लग रहा है, यानी पहले साल का ब्याज कितना हो गया, अक्ष का 16 से 2/3%। 16 से 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/3, 16 × 48 2 50, यानी पहले साल का ब्याज कितना हो गया, अक्ष गुणा 50/3%। परसेंटेज में हटाऊंगा तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100 यहाँ चला जाएगा, यानी अक्ष का 50/300, 6 बार भाग चला गया, यानी पहले साल का ब्याज क्या होगा, मूलधन का 1/6 होएगा। अब देखो 3 साल के लिए ब्याज है चक्रवर्ती, तो मूलधन में एक ऐसी संख्या मान लूँ कि 3 बार 6 से भाग दूं ना तो वो कट जाए। तो क्यों ना मैं ये मूलधन ये मान लूँ कि 6 का क्यूब मूलधन मान लूँ, मैं 216 मूलधन मान लूँ। 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 हमारा मूलधन मान लिया हमने, 216 मूलधन हो गया। अब देखो, जब मैं 216 पे मूलधन पे पहले साल का ब्याज निकालूंगा तो क्या आएगा, पहले साल का ब्याज तो ये आ गया, 216 गुणा 1/6 बराबर कितना आ गया, 6 6 18 और 6 36। पहले साल ब्याज कितना आएगा, 36 आएगा।
अब देखो दूसरे साल के लिए ये ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा, मिश्र धन वो अगले साल के लिए मूलधन हो गया। यानी जो दूसरे साल का मूलधन है वो क्या होगा, 216 प्लस 36, यानी कितना हो गया, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 252। अब इस मूलधन पे 1/6 भाग और ब्याज लग गया, यानी उससे अगले साल के ब्याज कितना हो गया, 1/6 कर दो इसको, 6 चौका 24, यहाँ कितना बचे, 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ पे दूसरे साल का हमारा ब्याज आएगा 42, तो तीसरे साल के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, 252 प्लस 42, यानी कितना हो गया, 4 9 294 हमारे तीसरे साल का मूलधन हो गया। तो अब फिर से इसका 1/6 ब्याज हो जाएगा तीसरे साल का, कितना हो रहा है, 6 चौको 24, 6 निमा 54। तो देखो पहली साल तो चक्रवर्ती ब्याज 36 लग रहा है, दूसरी साल 42 लग रहा है, तीसरी साल 49 लग रहा है, यानी टोटल कितना लग रहा है, तीनों को जोड़ लो, 36 और 42 और 49 को जोड़ लो, नोट दो, 11 6 17, 1 4 4 8 3 11 1 12, यानी 127 ब्याज लग रहा है। 127 हमें कितना दे रखा है, जो हमने मानना था उसमें 127 ब्याज निकला है, हमें ब्याज रियल में कितना दे रखा है, 1270, यानी एक बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। 127 1270 में 10 बार भाग जाता है। अब देखो जब ये मूलधन 216 था तो इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो तो 36 ही लगेगा, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर लगता है, यानी 3 सालों का ब्याज कितना होगा, 36 गुणा 3 बराबर कितना हो गया, 108। जब 1 बराबर 10 है तो 108 बराबर कितना हो गया, 108 बराबर 1080 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, एक चाय विक्रेता ने 15 किलो दार्जिलिंग चाय रुपए 300 प्रति किलो और 25 किलो असम चाय रुपए 240 प्रति किलो की दर से खरीदी। उसने उन्हें एक साथ मिला दिया। बाजार मूल्य में मामूली गिरावट के कारण उसे पूरा मिश्रण रुपए 260 प्रति किलो की दर से बेचना पड़ा। उसका कुल लाभ या हानि की गणना करें। देखो उसने 15 किलो दार्जिलिंग चाय खरीदी, कितने के भाव में खरीदी, 300 के भाव में, और 25 किलो असम चाय खरीदी 240 के भाव में। तो उसका टोटल लागत आ गई, कितनी आएगी, 15 गुणा 300 4500, और 25 को मैं 24 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, 25 दूनी 50, 501 हो गया और 101 हो गया, यानी कितना हो गया ये 6000। हमारी लागत कितनी आ गई, 10,500 रुपये। अब अगला कह रहा है कि मिश्रण को 260 रुपये प्रति किलो पर बेच रहा हो, यानी दोनों को मिलाऊं तो मिश्रण कितना हो गया, 15 किलो ये मिलाई, 25 किलो ये मिलाई, 40 किलो हो गया मिश्रण। इसको बेच कितने पे रहा है, 260 पे। कितने में बेच रहा है, यानी 26 चौको 104, 104 यानी 10,400 रुपये में बेच रहा है। 10,500 में खरीदा, 10,400 में बेचा, तो कितने का नुकसान हो गया उसको, 100 रुपये का नुकसान हो गया। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। नंबर 13 देखिए दोस्तों, एक एंटीक डीलर ने 3 वस्तुएं ए, बी और सी बेची जिनके विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5:6 था। उसे वस्तु ए पर 10% का घाटा हुआ, वस्तु बी पर 50% का लाभ हुआ, वस्तु सी पर उसका घाटा बराबर रहा, यानी न लाभ न हानि। कुल सौदे में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये बताना है। 3 वस्तुएं एक दुकानदार बेच रहा है, 4:5:6 के अनुपात में बेच रहा है, ठीक है। क्यों ना मैं ये मान लूं कि वो ए को 4 रुपए में बेच रहा है, बी को 5 रुपए में बेच रहा है और सी को 6 रुपए में बेच रहा है, तो ए पे उसका 10% का घाटा हो रहा है, यानी उसने वस्तु ए कितने में खरीदी होगी, 4 गुणा 100/90 में, ठीक है। और वस्तु बी को बेचने पे 50% का लाभ हो रहा है, यानी वस्तु बी उसने कितने में खरीदी होगी, 5 गुणा 100/150। और वस्तु सी पर ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, यानी उसने 6 रुपए में ही खरीदी होगी, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 40 हो गया, 40 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4.4, ऊपर 50 हो गया, 50 में 15 का भाग दो तो क्या आएगा, 15 तिया 45, फिर से 15 तिया 45, इधर 6 है ही,
अब देखो, ये है विक्रय मूल्य, नीचे वाला है क्रय मूल्य, आ गया अपने पास। तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5 4 9 6 15 रुपए। और तीनों का क्रय मूल्य कितना आ गया? 4.4 और 3.3, 7.7 प्लस 6 यानी 13.7 रुपये। अब हमने खरीदी 13.7 में, बेची 15 रुपए में, तो फायदा हो गया हमें। कितने का फायदा हो गया? 1.3 रुपए का। 1.3 रुपए का फायदा किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे, यानी 13.7 पे। कितना परसेंटेज हुआ? गुणा 100। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1300 बटे 137। अब देखो 137 का मैं भाग 1300 में दूं तो 10 बार तो जाएगा नहीं, यानी 8 बार ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्रण में से 15 लीटर निकाल लिया जाए और उसकी जगह 10 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? देखो एक मिश्रण दे रखा है, एक एक बर्तन में मान लो में एक मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है, कितना है? 3:2। मिश्रण दे रखा है कितना है? 75 लीटर है, यानी 5 बराबर 75 है। अनुपातों की दुनिया में 5 है दोनों का टोटल, और वैसे कितना है? 75 है। तो 1 बराबर 15, यानी इसमें दूध कितना है? 45 लीटर, और पानी कितना है? 30 लीटर। ठीक है। अब इस मिश्रण में से मैं 15 लीटर मिश्रण निकाल दूं बाहर, तो इस 15 लीटर मिश्रण में भी दूध और पानी का अनुपात तो वही रहेगा, 3:2। यानी इसमें 9 लीटर तो क्या है? दूध है, और 6 लीटर क्या है? पानी है। अब देखो इसमें वापस 10 लीटर दूध डाल रहा हूं, तो अब हमें अनुपात बताना है दूध और पानी का कितना हो गया। पहले दूध कितना था? 45 लीटर। ठीक है। और पहले पानी कितना था? 30 लीटर। अब इसमें से मैं 15 लीटर जब निकाला तो 9 लीटर दूध बाहर निकल गया, यानी 45 माइनस 9 हो गया। अब देखो 10 लीटर दूध हम और मिला रहे हैं इसमें शुद्ध। ठीक है। और पानी इसमें जब 15 लीटर निकाला तो 6 निकल गया था, -6 कर दिया। तो अब ये दूध और पानी का अनुपात यहाँ से आ जाएगा। 45 और 10 कितना हो गया? 55। 55 में से मैं 9 घटाऊं तो कितना बच गया? 46। और नीचे कितना बच गया? 24। तो क्या आएगा आंसर? 23/12, यानी कि 23:12। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नंबर 15 देखिए दोस्तों, एक थोक व्यापारी फैक्ट्री की आधार लागत ₹C से 50% अधिक कीमत पर एक सीलिंग फैन का एक बैच खरीदता है। फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% व्यापार छूट देता है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% मार्कअप करता है और ग्राहकों को मुद्रित मूल्य पर 10% की फ्लैट छूट प्रदान करता है। यदि कोई ग्राहक अंततः ₹18,144 का भुगतान करता है तो फैक्ट्री से एक सीलिंग फैन की मूल आधार लागत क्या है, ये हमें बतानी है। देखो क्यों ना मैं ये मान लूं कि फैक्ट्री में जो पंखा बन रहा था वो 100 रुपए का बन रहा था। ठीक है। 100 रुपए का पंखा बन रहा था, उस 100 रुपए के पंखे को जो थोक व्यापारी है वो 50% अधिक कीमत अंकित करके फिर खुदरा विक्रेता को बेच देता है। यानी 50% अधिक अंकित करेगा खुदरा वाला, तो कितना अंकित कर रहा है मूल्य? 150, और 20% की वो छूट दे रहा है। 150 पे 20% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 120 रुपए में। 120 रुपए में वो बेच रहा है। किसको बेच रहा है? खुदरा विक्रेता को बेच रहा है। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% मार्कअप करता है। खुदरा विक्रेता को 120 में पड़ रहा है, तो वो इसको 40% बढ़ा के बेच रहा है। 120 का 40% कितना है? 48 रुपए। यानी खुदरा विक्रेता उसको 168 रुपए में बेच रहा है। अब क्या कह रहा है वो? ग्राहकों को मुद्रित मूल्य पर वो 10% की फ्लैट छूट प्रदान करता है। इस 168 पे वो 10% की और छूट दे रहा है। ठीक है। तो 168 का 10% कितना है? 16.8। यानी वो ग्राहकों को वो कितने में बेच रहा है? 168 में से मैं 16.8 घटा दूं तो क्या आएगा? 151.2 में। अब अंततः ग्राहक कितना भुगतान कर रहा है? 18,144। तो 151.2 बराबर क्या है? 18,144। 151.2 बराबर 18,144 है,
तो एक बराबर क्या आएगा, 18,144 बटा 151.2। पॉइंट हटाया, ऊपर कितना हो गया, 10 हो गया। भाग दे के देख लो कितनी बार जाएगा। ये एक बार चला गया, और फिर 4 2 0 3 दूसरी बार और चला गया इसमें। तो एक बराबर 120 हो गया। यानी 100 बराबर क्या हो गया, फैक्ट्री में 100 रुपए की वो बन रही थी, तो 100 बराबर 12,000। 12,000 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। दो निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिन में बिछा सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। जब सी उनकी सहायता करता है तो वे केवल 4 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। सी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए एक ट्रैक को कितने दिन में बिछा रहा है, 16 दिन में। बी उसी ट्रैक को 12 दिन में बिछा सकता है। जब तीनों मिलके काम करते हैं तो ए बी और सी कितने दिन में बिछा देते हैं इसको, 4 दिन में। कुल काम तीनों का एलसीएम हो गया 48। 4 12 और 16 का एलसीएम 48। तो इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। ए की कार्य क्षमता क्या आ गई, 16 3 48 3। बी की कार्य क्षमता क्या आ गई, 12 चौको 4। और ए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 12। अब देखो ए बी और सी जब तीनों मिलके काम करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता है 12। जब ए और बी मिलके काम करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी आएगी, 7। अब यहाँ से सी की कार्य क्षमता निकल जाएगी, 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5। ये क्या है, सी की कार्य क्षमता। एक दिन में सी 5 काम कर सकता है, तो 48 काम करने में कितना समय लगाएगा, 48 बटा 5। 5 निमा 45, 3 बच गया, 9 से 3 बटा 5 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। चावल की 3 किस्मों जिनकी कीमत 40 प्रति किग्रा, 50 प्रति किग्रा तथा एक तीसरी अज्ञात कीमत है को 2:3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को ₹55 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है। चावल की तीसरी किस्म प्रति किग्रा मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। देखो 3 किस्में हैं, ए बी और सी मान ली। इन तीनों को आपस में मिला रहा है 2:3:5 में। पहली किस्म की कीमत है 40 रुपये पर केजी, दूसरी की है 50 पर केजी, तीसरी की हमें पता नहीं तो एक्स मान ली। ठीक है, क्यों ना मैं ये मान लूँ कि वो इस किस्म के 2 किलो चावल खरीद रहा है, इसके 3 किलो खरीद रहा है, इसको 5 किलो खरीद रहा है। तो सारों को मिला के कितनी कॉस्ट प्राइस हो गई हमारी। देखो ए के 2 किलो खरीद रहा है तो एक कितने की पड़ेगी, 80 रुपये की। और बी कितने की पड़ रही है, 3 किलो 50 के भाव से 150 की। और सी कितने की पड़ रही है, 5x की। यानी शुरुआत में हमारी लागत कितनी हो रही है, 230 प्लस 5x। अब कह रहा है कि इस मिश्रण को 55 के भाव में बेचूं तो 10% का लाभ हो रहा है। अब इन तीनों किस्मों को मैं मिला लूं, यानी 5 3 8 2 10 हो गया, मेरा मिश्रण हो गया 10 किलो। इस 10 किलो को 55 के भाव में बेच रहा हूँ, यानी कितने में बेच रहा हूँ, 550 में। तो मेरे को 10% का लाभ हो रहा है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा, 10% का जब लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, गुणा 100 बटा 110, 11 पंजो 55। कितनी आएगी कॉस्ट प्राइस, 500 रुपये। यानी 230 प्लस 5x बराबर क्या है, 500 के। तो 5x की वैल्यू क्या आएगी, 230 घटा दो मैं 500 में से तो कितना बच गया, 270। x की वैल्यू क्या आएगी, 25। और इधर क्या बच गया, 20। 500 का 20। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ए एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है, जबकि बी इसे 3 दिन में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिन काम किया और फिर बी ने ए के साथ मिलकर केवल 2 दिन और काम किया। ए अकेले दीवार का बचा हुआ हिस्सा कितने दिन में बना लेगा। देखो ए और बी, ए उस दीवार को 8 दिन में बना लेता है और बी उस दीवार को 3 दिन में तोड़ लेता है। तो क्यों ना मैं ये मान लूँ कि वो जो दीवार थी वो 24 ही ईंटों की थी। इनका मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, वो दीवार 24 ईंटों से बनी थी। ठीक है, अब ए उस दीवार पे एक दिन में कितनी ईंट लगा देगा, 3। और बी उस दीवार की एक दिन में कितनी ईंट तोड़ लेगा, 8। ठीक है, ये तो इसकी बनाने की कार्य क्षमता हो गई और ये इसकी तोड़ने की कार्य क्षमता हो गई। अब देखो ये दीवार है,
ये 24 ईंटों की दीवार है। अगला क्या कह रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया। जब ए 4 दिन तक काम करेगा तो 4 दिन में कितनी ईंट लगा देगा? 12। और ए के साथ बी लग गया 2 दिन, तो ए जब 2 दिन और काम करेगा तो 2 दिन में कितनी और ईंट लगाएगा? 3 × 2 = 6। ठीक है, अब ईंट तो लग गई 18 अब तक, लेकिन बी ने 2 दिन काम कर लिया, वो तोड़ने वाला आ गया, तो 8 दिन की वो 8 तोड़ देता है, तो 2 दिन में कितनी तोड़ देगा? 16 ईंट तोड़ देगा। यानी अब तक इसने 18 ईंट लगाई ये ने मेहनत करके, और इसने 16 तोड़ दी, तो अब तक 2 ही ईंट लगी। अब जो बची हुई 22 ईंट बच गई वो एक को लगानी पड़ेंगे अकेले को, तो ये 22 ईंटों को कितने दिन में लगाएगा? तो 22 ईंटों को, इसकी कार्य क्षमता कितनी है एक दिन में 3 ईंट लगाने की, तो 22/3। क्या आंसर आ गया हमारा? 3 7 21, 7 से 1/3 दिन हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। उसी दूरी को सिर्फ 1 घंटे में तय करने के लिए उसे कितने गति से उड़ना होगा? ये देखो, जब 5 घंटे में 240 उड़ता है तो कितनी दूरी तय करेगा? 1200 किलोमीटर। अब जब 1200 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करनी है तो 1200 की स्पीड से जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो वह 1 घंटा देरी से पहुंचता है। शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है, ये हमें बतानी है। देखो, एक स्पीड से तो वो चलता है जब तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और दूसरी स्पीड से वो चलता है तो 1 घंटा लेट पहुंच रहा है। यानी दोनों समय में अंतर कितना हो गया? 2 घंटे का अंतर हो गया। अब देखो, शहर ए और शहर बी के बीच की मैं दूरी अगर x मान लूं तो मैं 30 की स्पीड से चलूंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा? x/30। और जब मैं यही x किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से तय करूंगा तो मेरे को कितना समय लगेगा? x/50, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी समय क्या हो गया? दूरी बटे चाल। अब देखो, इन दोनों समय को मैं घटा दूं तो दोनों समय का अंतर कितना है अपने पास? 2 है। ठीक है, अब x/30 मैंने पहले क्यों लिया? क्योंकि ये वाला समय ज़्यादा लग रहा है। x में 30 का भाग दूंगा तो बड़ा ही आएगा और ये छोटा आएगा, तो इन दोनों का अंतर क्या है? 2 है। 50 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 150। ऊपर क्या आएगा? 5x। इधर क्या आएगा? 3x। ऊपर क्या बच गया? 2x = 2। 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू क्या आएगी? 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक वलय के आकार की धातु की शीट की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। ये एक वलयाकार धातु की शीट है, इसकी जो अंदर वाली त्रिज्या वो दे रखी है 6 और बाहर वाली त्रिज्या दे रखी है 10। तो देखो, धातु की जो वलय है इसका क्या क्षेत्रफल आएगा? पाई r² - r²। r बड़ी वाली r 10 है और छोटी वाली r 6 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 100 - 36 = 64 पाई। और जो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल वो क्या होगा? पाई r² बराबर 100 पाई। बड़े वाले वर्ग की त्रिज्या 10 है तो 100 पाई हो गया। अब ये 64 पाई 100 पाई का कितना % है? 64% है, तो आंसर नंबर सी हमारा आंसर आ गया। एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है। यदि कुल क्षेत्रफल तालाब प्लस रास्ता 616 वर्ग मीटर है और तालाब का क्षेत्रफल 452.16 वर्ग मीटर है, तो तालाब की त्रिज्या क्या है, ये हमें बतानी है। एक गोलाकार तालाब है और इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तालाब की त्रिज्या हमें बतानी है। त्रिज्या हमें पता नहीं है कितनी है, मान लो हमने x मान ली तालाब की त्रिज्या। ठीक है, और ये जो रास्ता है ये चौड़ा 2 मीटर चौड़ा है, तो छोटे वाले वर्ग की त्रिज्या तो x होगी और इस बड़े वाले वर्ग की त्रिज्या क्या आएगी? x+2। ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तालाब और रास्ते का मिला के हमें क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 616 वर्ग मीटर, यानी कि पाई r² हमें कितना दे रखा है? 616। ये r की वैल्यू क्या है?
एक्स प्लस 2 यानी पाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या है 616। एक्स प्लस 2 का स्क्वायर गुणा में 22/7 कर दूं बराबर क्या है 616। एक्स प्लस 2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 616 गुणा 7/22। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 196। एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या है 196, यानी एक्स प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी 14। 196 का अंडर रूट 14 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 14 - 2 बराबर 12 मीटर। 12 मीटर इस तालाब की त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। दो गोलाकार फूलों की क्यारियों की परिधियों का अनुपात 3:5 है। यदि छोटी फूलों की क्यारी की त्रिज्या 9 मीटर है तो बड़ी फूलों की क्यारी की त्रिज्या क्या है हमें बतानी है। यानी कि एक क्यारी की परिधि कितनी आ गई 2πr1 और दूसरी की परिधि कितनी है 2πr2। इनका अनुपात हमें दे रखा है, 2π से 2π कट जाएगा, यानी r1 और r2 इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो गया 3:5 है। यानी छोटे वाले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, 3 बराबर 9 है तो 1 बराबर 3 हो गया, यानी बड़ी की त्रिज्या कितनी आ गई 5 बराबर 15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, 0,3 से होकर जाने वाली ढलान -1 वाली रेखा का समीकरण क्या है ये हमें बताना है। किसी भी सरल रेखा का समीकरण क्या होता है ax + by बराबर c होता है, और इस रेखा का ढलान क्या होता है -a/b। अब देखो इसका ढलान -1 है तो इसका मतलब a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। तो रेखा क्या हो गई वो c बराबर हमें क्या दे रखा है c बराबर हमें 3 दे रखा है, ऑप्शन में सभी 3 है, तो a की वैल्यू 1 होगी तो ये रेखा क्या बन गई x + y बराबर 3 बन गई। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है y दे रखा है, तो y को मैं इधर ले आऊँ और x को इधर ले आऊँ तो y यहाँ प्लस करा जाएगा, x इधर गया तो x क्या हो गया माइनस का +3। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, x + 1/x बराबर 5 दे रखा है तो हमें x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। देखो x + 1/x है, x + 1/x बराबर 5 दे रखा है, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं क्या आएगा x² + 1/x² + 2ab 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर क्या आएगा 25। x से x कट गया, x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी 25 - 2 बराबर 23। 23 हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारी ये शिफ्ट पूरी होती है।